नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर। 1994 बैच के आईपीएस डीके ठाकुर का लखनऊ से पुराना नाता है। साल 2010 में मायावती सरकार में लखनऊ के एसएसपी रह चुके डीके ठाकुर ने अपने कार्यकाल में जनता की सुनवाई को लेकर पहचान बनाई थी। इस बार बतौर पुलिस कमिश्नर एडीजी डीके ठाकुर ने एक बार फिर लखनऊ की कमान संभाली है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि सामान्य पुलिसिंग और कमिश्नरेट पुलिसिंग में क्या अंतर है। मैं आपको बताना चाहूँगा और सर, आप कैमरा फोकस और आप कैमरा फोकस सर। और आप अवगत भी होंगे कि मैं इसी लखनऊ शहर में 2010 से 2012 के बीच एसएसपी काम कर चुका हूँ और अभी 2020 में नवंबर में कमिश्नर के रूप में आया हूँ। तो जहाँ तक अंतर है सामान्य पुलिसिंग का और कमिश्नरेट पुलिसिंग का, उसमें मैं 3 मायनों में अंतर बताना चाहूँगा आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। एक तो जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है तो हमारे पास बहुत सारे अधिकारी आ जाते हैं। जब मैं यहाँ एसएसपी था तो मेरे अंडर 7 या 8 एडिशनल एसपी हुआ करते थे, कुछ डिप्टी एसपी हुआ करते थे। और मैं आज कमिश्नर हूँ तो मेरे अंडर 2 आईजी रैंक के ऑफिसर हैं, 10 एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, उतने ही एडिशनल एसपी हैं और बहुत सारे डिप्टी एसपी हैं। तो इनके माध्यम से हम आम जनता को ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग दे पाते हैं। आम जनता की सबसे बड़ा शिकायत रहती है पुलिस से कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं होता है, हमारी बात सही तरीके से सुनी नहीं जाती है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो सामान्य पुलिसिंग के समय हम क्या करते थे, यदि कोई शिकायत आती थी तो हम थाने के माध्यम से पूछते थे क्या हुआ, क्या सही क्या गलत है, और अधिकारियों को नहीं लगा पाते थे क्योंकि अधिकारी हमारे पास कम संख्या में थे। आज हमारे पास अधिकारी ज़्यादा हैं, हम किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, किसी भी समस्या को क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अधिकारियों को लगाते हैं और उसका बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा जो अंतर है कि अब जो लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले आते हैं और जो कि लखनऊ राजधानी होने के कारण बहुत ज़्यादा आते हैं। लखनऊ जो आपका जो उत्तर प्रदेश है, न केवल अपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, अभी तो आप एक तरह से देखेंगे तो विश्व में 7वां देश के बराबर है। ऐसे 7वें देश की राजधानी को कंट्रोल करना, और 7वें देश की राजधानी में कितनी राजनीतिक गतिविधियाँ होती होंगी जिनका लखनऊ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब लोग लखनऊ आ जाते हैं। आप देखते होंगे आज विधानसभा के सामने आपदा करने लोग आ जाते हैं। उनकी समस्या भले ही बागपत की हो या बुलंदशहर की हो, उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो इतने सारे जो लॉ एंड ऑर्डर मामले होते हैं, पहले क्या होता था कि हम और डीएम मिल के काम करते थे, तो बहुत सारे निर्णय के लिए हमें डीएम का या मजिस्ट्रेट्स का मुंह देखना पड़ता था, उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उनके निर्देशों पर चलना पड़ता था। और कभी कभार ये दिक्कत आती थी कि समय से मिल नहीं पाते थे, समय से निर्णय नहीं हो पाता था, समय से समन्वय नहीं हो पाता था। और राजधानी में आप समझेंगे कि यदि निर्णय लेने में, समन्वय करने में हल्का सा भी विलम्ब हो तो तमाम दिक्कतें आ जाती थी। आज जब कमिश्नरेट सिस्टम है तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सारे मजिस्ट्रियल पावर्स हमारे पास हैं, सारे निर्णय हम ले सकते हैं, कहाँ क्या करना है, कहाँ उनको अनुमति देना है, कहाँ तक आने देना है, क्या कार्रवाई करनी है, गिरफ्तारी करनी है, लाठीचार्ज करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो फिर जब आपके पास स्वयं निर्णय है, आपके पास और आपके अधिकारियों के पास, तो आप सही निर्णय ले पा करके सही उसको हैंडल कर पा रहे हैं। आपने स्वयं देखा होगा पिछले 5 महीनों में बहुत सारे ऐसे मौके आए, बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन हुए, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, हम लोगों ने सही तरीके से निभाया और लखनऊ की आम जनता को कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दी। तीसरा जो अंतर आता है कि हमारे पास जो मजिस्ट्रियल पावर्स हैं सीआरपीसी के, वो आ जाते हैं, सीआरपीसी के, गुंडा एक्ट के, गैंगस्टर एक्ट के। तो इसको हम लोग प्रिवेंटिव पुलिसिंग कहते हैं। प्रिवेंटिव पुलिसिंग ये होती है कोई अपराधी अपराध करने वाला हो, उसको उससे रोकने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं शांति भंग की संभावना उसे गिरफ्तार कर लें, कहीं शांति भंग की संभावना उसको पाबंद करने कि दोबारा तुम ऐसा काम कार्रवाई ना करो। अब ये कार्य पहले एसडीएम या एसीएम किया करते थे, आज कमिश्नरेट में ये हम स्वयं कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। इससे काफ़ी अंतर आया है, अपराधों में काफ़ी कमी आई है, अपराध नियंत्रण में काफ़ी इसका सहारा मिला है। तो मैं ये 3 अंतर बताना चाहूँगा जो कि सामान्य पुलिसिंग में और कमिश्नरेट पुलिसिंग में आया है। सर, कमिश्नरेट हो जाने से पुलिस को कई अधिकार मिले हैं। इससे जनता को क्या फायदा हुआ है। हमें जब पावर मिलते हैं और जब हम उस पर बेहतर कार्य करते हैं तो उस बेहतर कार्य करने का परिणाम जनता को मिलता है। यदि हमारे पास मजिस्ट्रियल पावर्स आ गए, तो यदि हमने किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया, उसका फायदा तो आम जनता का ही मिलेगा। मान लीजिए लखनऊ में आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन को हम बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अव्यवस्था फैलती है, तो क्या होता है, ट्रैफिक अस्त व्यस्त होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग भागदौड़ मच जाती है, उनको दिक्कत होती है। यदि हम उनको तरीके से हैंडल कर लें, कोई अव्यवस्था ना फैलने दें, बेहतर परिणाम आम जनता को हो रहा है।
उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास सीआरपीसी के पावर्स आ रहे हैं, प्रिवेंटिव पुलिसिंग के पावर्स आ रहे हैं, 116 वगैरह के, 133 के, 145 के, गुंडा एक्ट के, गैंगस्टर के, उनके माध्यम से हम बेहतर प्रिवेंटिव पुलिसिंग कर पा रहे हैं और उनके माध्यम से फाइनली क्राइम रोक पा रहे हैं। तो क्राइम रोकने का परिणाम फल किसको मिल रहा है? आम जनता को। सर, यूपी कॉप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यूपी कॉप का डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वो एडीजी टेक्निकल सर्विसेज उसका मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है वो बताना चाहूँगा कि यूपी कॉप के माध्यम से आप अपने एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन कौन से एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं उसमें लिमिटेशन है कि आपकी आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस है, प्रॉपर्टी ऑफेंस से आपकी गाड़ी चोरी चली गई, आपको कोई सामान चोरी हो गया, नकबजनी हो गई, लूट हो गई, मोबाइल चोरी चला गया, वाहन चोरी चला गया, जिसमें आप किसी को नामजद नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नामजद मुकदमा नहीं लिखा रहे हैं, ऐसे सारे एफआईआर यूपी कॉप पर पंजीकृत हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं और हमारे थानों में भी आ रहे हैं। कि पहले अक्सर शिकायत रहती थी कि हमारी गाड़ी चोरी चली गई, हम थाने में भटक रहे हैं, हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो आपको थाने में ना भटकने की ज़रूरत है, ना आपको डरने की ज़रूरत है, आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप घर में बैठे बैठे ऐप का यूज करके अपना मुकदमा लिखा सकते हैं और लिखाए जा रहे हैं। ये इसलिए किया गया था सिस्टम की सारे एफआईआर नहीं लिया था हम लोगों ने कि मान लीजिए बहुत सारी इस तरह फर्जी एफआईआर आ जाएंगे, बहुत लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपको फंसाने के लिए आपके नाम से मुकदमा लिख देंगे। तो इसलिए लिमिटेशन ये रखा गया कि आप किसी को नामजद करते हुए मुकदमा ना लिखें, जहां आपको लगे अज्ञात है, आपके साथ घटना भी पता नहीं, आप किसने किया, उस मुकदमा लिखा दीजिए, हम तो तफ्तीश कर लेंगे, वो कार्रवाई हो रही है। और यदि कुछ और ऐसी बात है जिसमें कुछ ऐसी शिकायत आई हो जिसमें यूपी कॉप ऐप सही कार्रवाई नहीं कर रहा हो, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं जो एडीजी टेक्निकल सर्विसेज है मैं उनके संज्ञान में लाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा उसका समाधान करेंगे। जिस तरह से सर डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, उसी तरह से साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये मैं दो तीन बातें बताना चाहूँगा। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, खासकर इस कारण बढ़ोतरी हुई कि लॉकडाउन पीरियड में लोग आए। लॉकडाउन पीरियड ना भी होता तो भी बढ़ोतरी होगी, आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए कि देखिए हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी अब मोबाइल बेस्ड होती जा रही है, कंप्यूटर बेस्ड होती जा रही है, इंटरनेट बेस्ड होती जा रही है। आप याद करें कि आज से 10 साल पहले यदि आप बैंक 90% मामलों में जाते थे, अब बैंक मुश्किल से 5% मामलों में जाते हैं। आप सारी एक्टिविटी अपने मोबाइल के माध्यम से कर ले रहे हैं, चाहे गूगल पे के माध्यम से कर रहे हो, चाहे जिसके माध्यम से कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, और जो ये फ्रॉडस्टर है इसका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे आपका एटीएम मांग लेंगे वगैरह मांग लेंगे। तो ये आप मान के चलिए ये साइबर क्राइम में जो बढ़ोतरी हो रही, आगे आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी। हमको उसके लिए तैयार होना है, हमको मतलब आम जनता को भी तैयार होना है और पुलिस को भी तैयार होना है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसी को संज्ञान में लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जो 18 हमारे रेंज हैं, 18 मंडल हैं, सभी जगह जगह एक स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम थाना की उन्होंने स्थापना की है और इन सारे साइबर क्राइम थानों के पर्यवेक्षण के लिए, सुपरविजन के लिए उन्होंने एक अलग से एडीजी साइबर क्राइम का पद क्रिएट किया है, वो बैठ रहे हैं। जहाँ तक बात रही आपकी कि मुकदमे ना लिखे जाने की, तो मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों के बताना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसे उनके साथ साइबर ठगी हो, साइबर धोखाधड़ी हो, साइबर एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी हो, तो हमारे एक साइबर सेल खुला हुआ है। साइबर सेल को हमारे एसीपी हेड कर रहे हैं, तत्काल उनके संज्ञान में लाएं। इसलिए कि संज्ञान लाना जरूरी है कि जब भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, बैंक से आपका पैसा निकल जाता है, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो उसमें जो शुरुआती आवर्स होते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स, वो बड़े गोल्डन आवर्स होते हैं। तो उस पीरियड में आपने हमारे संज्ञान में ला दिया तो हम आपके पैसे का विड्रॉवल रोक सकते हैं, दूसरे अकाउंट चला गया उसमें फ्रीज कर सकते हैं, और ये ज़्यादा संभावना होती है कि हम आपके पैसे वापस भी लौटा सकते हैं, और हमने कई सौ हज़ारों मामले में लौटाए भी हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे साइबर सेल में कंप्लेंट कर दें और उसके बाद फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग मुकदमा लिखा लेंगे। ये आपका कहना सही है कि हमारे जो इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर हैं जो पुराने हैं, जो साइबर क्राइम के ज़माने में पढ़ लिख के नहीं आए हैं, उनमें साइबर क्राइम के बारे में जानकारी की कमी है, और इसलिए साइबर क्राइम के केस आने जाने पर उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। उसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हम लोगों ने अलग से साइबर सेल बनाया है। साइबर सेल से हम लोग मॉनिटरिंग करा रहे हैं सारे केसेस की, वहाँ केस रजिस्टर भी करा रहे हैं उनके माध्यम से। वहाँ केस रजिस्टर नहीं होता है, लेकिन वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर होता है, और जहाँ हमें एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है हम लोग थानों में रजिस्टर करा ले रहे हैं। तो मैं आपको आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, जहाँ तक लखनऊ का मामला है, लखनऊ कमिश्नरेट का मामला है, आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ हो, तत्काल हमारे साइबर सेल को बताएं और उसके बाद हम सारी कार्रवाई करा लेंगे। जहाँ एफआईआर दर्ज करना हो एफआईआर दर्ज कराएंगे, जहाँ आपका पैसा फ्रीज कराना हो, पैसा फ्रीज कराने के वापस देना हो, वो भी हम दिलवाएंगे। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा
माननीय मुख्यमंत्री की और उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपने देखा होगा शारदीय नवरात्र में माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। अभी जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन उन्होंने मिशन शक्ति के सेकेंड फेज की प्रारंभ की और ये अभी चैत्र नवरात्र तक ये चलेगा। मिशन शक्ति के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला लिया, वो फैसला था सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। उन्होंने ये निर्णय लिया है, जिसका कार्यान्वयन हम लोगों ने किया है। सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क रहेगा, जहाँ केवल महिला पुलिसकर्मी बैठेंगी और महिलाओं की सारी शिकायतों को सबसे पहले वही सुनेंगी। अक्सर ये बात आती थी, समस्या आती थी, शिकायत आती थी कि महिलाएं थाने जाती हैं, उनकी सही सुनवाई नहीं होती है। महिलाएं थाने जाती हैं, पुरुषों के सामने, पुलिसकर्मियों के सामने अपनी बात खुल के नहीं रख पाती हैं, हिचकिचाती हैं और पुलिसकर्मी पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के उनकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। अब आप जाकर के अपनी महिलाओं को अपनी बातें बता सकते हैं। इसके अगली कड़ी में नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में 10 प्रथम चरण में 10 शहरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत टेकअप किया था। उसमें उत्तर प्रदेश में मात्र एक शहर है लखनऊ जो सेफ सिटी में टेकअप हुआ है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे लखनऊ शहर में 100 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। इस 100 पिंक बूथ में 70 पिंक बूथ हमें हैंडओवर हो चुके हैं। पिंक बूथ के अलावा पूरे लखनऊ पुलिस को 100 पिंक स्कूटी भी दिए गए हैं और 10 पिंक पेट्रोल दिए गए हैं। इन सब का मतलब यही है कि हम महिलाओं को उनकी सुरक्षा का एहसास दिलाएं। जो पिंक बूथ है, पिंक बूथ ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन होता है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी बैठी रहेंगी और महिलाएं वहाँ आ जा रही हैं, उनको कोई समस्या हो, शिकायत हो, समाधान हो, तत्काल बता सकती है और वो भी उनका सुरक्षा का एहसास दिला सकती हैं। यही काम पिंक स्कूटी कर रही है। पिंक स्कूटी महिला पुलिसकर्मी चल रही हैं, वो बाज़ारों में, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमती रहती हैं और वो महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाती हैं। ये मिशन शक्ति के तहत कार्य हो रहा है। पुलिस विभाग में जो पद रिक्त हैं या स्टाफ की कमी है, उसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको पहले ही टेकअप किया है। माननीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में पुलिस विभाग है। कानून व्यवस्था कायम रखना उनकी प्राथमिकता है, अपराध पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है। इसको मद्देनजर उन्होंने पुलिस विभाग में जो भी मानव संसाधन की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा करने का बीड़ा उठाया है। आप देख रहे होंगे लगातार हर एक रैंक पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो। अभी देखा होगा आपने पिछले साल ही कांस्टेबल के करीब 35,000 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे, कोई सिविल पुलिस के, 14,000 पीएसी के। उनकी ट्रेनिंग चल रही है, लगातार हमारे पास लोग आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर्स के भी 9,000 की वैकेंसी निकली है, ये अभी उनका भर्ती शुरू होने वाला है। तो स्टाफ के रूप में मैं नहीं कहना चाहूँगा कोई ऐसी हमारे पास ऐसी वैकेंसी है जिसके कारण हमारा कार्य बाधित हो रहा हो। जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, जहाँ तक गैजेट्स हैं, जहाँ तक व्हीकल्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस है, ट्रेनिंग्स है, ये हमें सारे मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत या यूपी सरकार के बजट के तहत हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कमी है। हाँ, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नए हम लोग काम करते रहते हैं। अब आपने देखा मिशन शक्ति हम लोगों ने नई नई बातें प्रारंभ की। मिशन शक्ति में एक बात बताना भूल गया था, मिशन शक्ति के तहत ही हम लोग सेफ सिटी में पूरे लखनऊ शहर में 200 स्थानों पर कैमरे लगाने जा रहे हैं। ये कैमरे केवल वुमेन सिक्योरिटी के लिए होंगे, जिससे कि उन कैमरों के आसपास यदि कोई महिलाएं जा रही हैं, उनके साथ कोई अपराध हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, कोई छेड़खानी हो रही है, कोई और भी घटना हो रही है, उसको रोकने के लिए कैमरे काम करेंगे। उसके रोकने के लिए कैमरे अलर्ट जनरेट करेंगे, जिससे कि नज़दीकी जो हमारा यूपी 112 का वाहन होगा वहाँ पहुँच के उन समस्याएं समाधान। लखनऊ पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, यह सपना कब पूरा होगा? देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, जब कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी, माननीय मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य था कि हम लोग पीपुल फ्रेंडली पुलिस दे सकें, और हम लोग दे रहे हैं। मैं भी पिछले 4.5 महीने से हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जनता की सुनवाई हर एक स्तर पर हो, जनता की सुनवाई थानों पर हो, सब जगह हो। और ये सुनवाई के तब तो बहुत सारे माध्यम चैनल आ गए हैं, सुनवाई के माध्यम चैनल आ गए हैं। जनता थाने में जाकर अपनी बातें बता सकती है, यूपी 100 अपनी बात बता सकती है, हमें CUG नंबर के माध्यम से हमें हमारे अधिकारियों को कॉन्टैक्ट कर सकती है, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संपर्क कर सकती है। आपको पता भी होगा, आप नहीं होगा, मैं जानकारी देना चाहूँगा, बहुत सारे प्रकरण हम लोग के पास व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आए हैं और हम लोगों ने इसमें एक्शन लिया है, FIR रजिस्टर कराया, कार्रवाई की है। और मैं नहीं समझता कि पिछले जब से मैं देख रहा हूँ 4.5-5 महीने से, इसमें कोई ऐसा मामला आया हो जिसमें कि आम जनता ने FIR लिखाने की कोशिश की हो और ना लिखा गया हो। लिखा ही जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि थानों का माहौल ऐसा हो गया कि एकदम 100% पीपल फ्रेंडली हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं,
हम लोग उनको पीपल फ्रेंडली बना रहे हैं, हम लोग उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आम जनता से बेहतर तरीके से पेश आएँ। उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, जो हमारे निचले रैंक के पुलिसकर्मी हैं, उनको समय से छुट्टी नहीं मिलती, उनके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनके वर्किंग आवर्स सही नहीं है, पता नहीं कब उनको काम करना है, कब कहाँ जाना है, तमाम बातें हैं। तो उसके कारण जो है सो उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जब वो खुद खुश रहेंगे, आम जनता से भी बेहतर व्यवहार करेंगे। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो मेरी कोशिश ये है कि जहाँ पुलिसकर्मियों को जब जब छुट्टी की आवश्यकता वो मिल जाए। देखिए, साप्ताहिक छुट्टी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी उतने स्टाफ हमारे पास आ नहीं पाए हैं। इतने स्टाफ इसलिए नहीं आ पाए हैं कि अभी जो भी स्टाफ भर्ती हुई उनकी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत लोगों की ट्रेनिंग बाकी है। जब सारे स्टाफ हमारे पास आ जाएंगे तो जब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग जरूर साप्ताहिक छुट्टी देंगे। अभी मेरे स्तर से मेरे सारे अधिकारियों के यही निर्देश है कि जब भी जिस किसी को छुट्टी की आवश्यकता हो जरूर छुट्टी दी जाए। और मैंने ये भी कोशिश की है कि यदि किसी को निचले स्तर से छुट्टी नहीं मिल पाती, मैं अपने स्तर से भी छुट्टी दे रहा हूँ। और यही मैं खुद भी कर रहा हूँ कि मेरे स्तर से जिन अधिकारियों, थाना प्रभारियों की छुट्टी होनी होती है, मैं उनको स्वयं छुट्टी देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब आप स्वस्थ मानसिकता से काम करेंगे, सही मानसिकता से काम करेंगे, तभी सही काम कर पाएंगे। और इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। सर, डायल 100 और डायल 112 में क्या फ़र्क है? कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नाम बदल गया है। नाम इसलिए बदल गया होगा, आपको मालूम होगा कि जब डायल 100 था वो इसलिए था कि 100 या 100 नंबर बहुत पहले से चला आ रहा है, ये पुलिसिंग सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले 100 डायल 100 या यूपी 100 ये होता था कि सभी जिलों में अलग अलग होता था। जब 2016-17 से हमारे यहाँ यूपी 100 की स्थापना हुई तो सारा सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब यूपी में कहीं से भी कॉल करेंगे 100 नंबर या 112 नंबर पर, सारे नंबर आपको लखनऊ में ही लैंड करेंगे। लखनऊ से सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो रही है। जहाँ तक 112 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, ERS नाम दिया उन्होंने, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम शुरू किया। उन्होंने ये प्रारंभ किया कि इस सारे जितने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हैं, जो अपने पुलिस के हैं, जो फायर सर्विस के हैं, जो हेल्थ के हैं, जो डिजास्टर रिलीफ के हैं, जो फायर सर्विस के हैं, सबको एक साथ उन्होंने जोड़ दिया। एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक नया नंबर दिया 112। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है 112, तो चूँकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के तहत हम लोग आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यूपी 100 का नाम बदल कर यूपी 112 कर दिया, और कोई अंतर नहीं आया है। सर, कुछ थाने पुरानी बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जो मामला है और ये समस्या है सरकार के संज्ञान में, सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ थाने हैं वहाँ नए नए भवन बनाए जा रहे हैं। जहाँ चौकी जो आप टीन शेडेड कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ टीन शेडेड कोई चौकी है ही नहीं। कभी कभी कभार क्या होता है कि टीन शेडेड चौकी वहाँ होती है जहाँ पर हमारी ज़मीन ही नहीं होती है। यदि हमारी ज़मीन नहीं है तो उस पर मकान बनाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे सकती, हम किसी दूसरी ज़मीन पैसा नहीं बना सकते। लेकिन आपने देखा होगा, आपने शुरुआत में ही कहा कि मैंने जब मैं SSP था मैंने 6 थानों की स्थापना की थी। उसी 6 थानों में एक विभूतिखंड थाना था। आज आप विभूतिखंड थाने जाके बिल्डिंग जाके देख लें तो किसी कॉरपोरेट हाउस की बिल्डिंग से ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बेहतर है। तो इस तरह सरकार कार्रवाई कर रही है। और रही बात, आपने सही कहा कि कूलर नहीं है, पंखे नहीं, वो सारे दे रहे हैं। अभी तो बजट ख़त्म हो गया 31 मार्च का, और हमने कुछ अखबारों में निकला था, मैंने सारे थानों को उनके मरम्मत के लिए करीब करीब लाख लाख रुपये के थाने को दिए मैंने। उसी तरह थाने में जो कार्यालय व्यय होते हैं, तमाम तरह के व्यय होते हैं, उनके लिए भी करीब 1 लाख रुपये दिए। और मैं इस बार भी मेरी कोशिश यही है कि जैसे बजट आता है मैं सभी थानों को इतने पर्याप्त बजट दे दूँ जिससे उनका काम सही तरीके से चल सके। सर, अवैध शराब का धंधा बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। आए दिन लोगों की इसको पीने से मौत भी हो रही है। इसको रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अवैध शराब का धंधा और खासकर अवैध या जहरीली शराब से मौत, ये बड़ी रिसेंट फेनोमेनन है, पहले हो रहा है। लेकिन इसमें एक अंतर आपने देखा होगा, ये अंतर देखा होगा, पहले क्या होता था, जो कच्ची शराब होती थी जो लोग बनाते थे उसको पी के लोग मरते थे। हाल के वर्षों में बड़ी दुखद बात है कि तमाम जो लाइसेंसी दुकान है, ठेके हैं, उनसे शराब पी के लोग मरे हैं। और उनके तह में जब हम लोग गए हैं, जब देखा है, तो ये पाया गया है कि ये जो लाइसेंसी ठेके वाले लोग हैं, ये बाहर से कुछ तत्व मिला करके, बाहर से कुछ सामग्री मिला करके जो बेचते हैं, जिस पर हमारे पुलिस वाले या आबकारी विभाग वाले सही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये घटना होती है। तो यदि इन ठेकों से शराब बिक रहा है और उन शराब को पी करके लोग मर रहे हैं, तो ये हमारी फेल्योर है, ये हमारी विफलता है, चाहे आबकारी विभाग की हो चाहे पुलिस विभाग की हो। हमें अपने इंटेलिजेंस कलेक्शन को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि ऐसी घटना ना होने पाए। अभी हमने पंचायत चुनाव के समय
और ये घटना होने की संभावना, आशंका, भय ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी क्या होते हैं, ये हमारे लोकतंत्र का दुखद पक्ष है कि अपने मतदाताओं को शराब पिला करके उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा शराब का इस तरह धंधा चलेगा, कोशिश होगी, तो मिलावट की संभावना बनी रहती है। अभी हमने 2 दिन पहले भी मीटिंग ली थी अपने इंस्पेक्टर्स की, जो हमारे पंचायत चुनाव प्रभावित हैं। मुश्किल से 12 थानों में हमारे पंचायत चुनाव हो रहा है, 40 थानों में से। उसमें भी 5 ही थाने में ज़्यादा हो रहा है और थानों में छोटे छोटे हैं। सबको मैंने ये संदेश दिया है कि आप अपने थाना क्षेत्रों में इस पर गहरी नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, कहीं से भी इस तरह की शराब की बिक्री न हो, शराब का आवागमन न हो, परिवहन न हो, उत्पादन न हो। सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो सिविल सर्विसेज हैं, और सिविल सर्विसेज में जो ऑल इंडिया सर्विस हैं, जिसको हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं हिंदी में, और इसमें जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और इंडियन फॉरेन सर्विस है या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, और अन्य जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनकी जो महत्ता है वो किसी से छुपी हुई नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये देश की क्रीम सर्विसेज हैं। और देश की क्रीम सर्विसेज इसलिए नहीं कि आपका नाम है, देश की क्रीम सर्विस इसलिए भी है कि आप इसके माध्यम से आम जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से, आप इस सर्विस में आकर के बहुत ही कम उम्र में बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। तो ये सर्विस कवेटेड हैं। हर एक साल में लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, कम्पीट करते हैं, और उसके बाद जो है सो आम जनता की सेवा में आते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी तैयारी करने हो, जो भी इसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना हो, आपको बहुत पहले कर लेना पड़ेगा। आप जब ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तभी से आपको मोटा मोटी एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में आना चाहते हैं। सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, क्या कहीं और जाना चाहते हैं? सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो आपकी तैयारी क्या तरीका होगा, आप कोचिंग करेंगे, नहीं करेंगे, आप क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे? अब तो एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, किस तरह तैयारी करेंगे? तो तमाम बातें हैं, लेकिन ये इसका निर्णय और इसकी तैयारी 1 मिनट में या 1 दिन में, 1 महीने में नहीं होती है। इसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लंबा लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि आज के जो हमारे युवा हैं इस क्षेत्र में आएंगे और जनता को बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से राजधानी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं आपने जो बातें कहीं उसके माध्यम से 2 मैसेज देना चाहूँगा उसके मामले में। एक तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा पालन किया है। अभी आपने देखा होगा, होलिका दहन के दिन होलिका दहन भी था और शब बारात भी था। दोनों कार्यक्रम आम जनता के सहयोग से हमने कितने सकुशलतापूर्वक संपन्न किए। बिल्कुल सराहनीय। सराहनीय रहा, लेकिन सराहनीय तब तक नहीं रहा जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलता। तो इसमें केवल पुलिस की भूमिका नहीं है, आम जनता की भूमिका है, मीडिया की भूमिका, सबकी भूमिका है। मैं आप सबसे दर्शकों से ये अपेक्षा करूँगा, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको आगे भी बनाए रखें, आगे भी इसका पालन करें। साथ ही साथ दूसरा संदेश मेरा ये है कि आप पुलिस पर भरोसा करें। पुलिस आपके बीच चाहिए, आप ही है। पुलिस में और आप में कोई अंतर नहीं है। पुलिस भी आम जनता है, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, और आप भी पुलिस वाले हैं, आप बिना यूनिफॉर्म के, यही अंतर है। आप हमसे अपनी समस्याएं शेयर करें, शिकायत कोई बात हमें बताएं, समस्या बताएं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आप हमसे मिल के बताएँ, हमें CUG नंबर के माध्यम से बताएं, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम करें, जिस तरह से ट्विटर करें, जो भी करें, आपकी समस्या हमारे पास आएँ, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। ये मेरा वादा है। सर, आप संस्कृत के स्टूडेंट रहे हैं, आप संस्कृत में राजधानी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा भी फेवरेट है, और पुलिसिंग के लिए और आम जनता सबके लिए फेवरेट है। वो हम लोग कहते हैं, हम लोग का शाश्वत सत्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी लोग जैसे खुशी रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, ठीक है, और सब जगह से सुख हो, शांति हो। यही तो पुलिस की अवधारणा है, यही अपने देश की अवधारणा रही है। मैं चाहता हूँ यही अवधारणा पर हम लोग आगे बढ़ें।